सुरेंद्र प्रकाश भटनागर एक शिक्षाविद व समाज सेवी के रूप में जनपद बिजनौर में पहचान रखते हैं। वे एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। वे पिछले 4 दशक से शिक्षक हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुरेंद्र प्रकाश भटनागर का जन्म 10 नवंबर 1949 को किरतपुर विकास खंड के ग्राम मदनपुर में हुआ था। प्राथमिक से इंटर तक की शिक्षा हिंदू इंटर कॉलेज नगीना में हुई। सन 1972 में अपने पैतृक गांव मदनपुर में गांव के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से इन्होंने गांव में ही प्राइमरी पाठशाला शुरू की, जिसे 1973 में 5वीं कक्षा तक की मान्यता मिल गई। शिक्षण कार्य के साथ साथ अपना अध्ययन भी इन्होंने जारी रखा। साहू जैन कॉलेज नजीबाबाद से बीए एवं केजी कॉलेज मुरादाबाद से एमए करने के पश्चात गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएड किया। 42 साल तक वित्तविहीन विद्यालय में शिक्षण कार्य किया। शिक्षकों की समस्याओं हेतु धरने प्रदर्शन भी किए। 1998 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का बिजनौर जनपद में गठन किया गया, जिसमें इन्हें जिला संगठन मंत्री का दायित्व सौंप दिया गया। तब से निरंतर महासंघ के लिए कार्य करते हुए वर्तमान में प्रदेश संगठन मंत्री माध्यमिक संवर्ग का दायित्व संभाल रहे हैं। साथ ही कई सामाजिक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर रहकर निरंतर समाज हित के लिए प्रयत्नशील हैं। समाज के लिए हर समय सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। जमीन पर रहकर काम करते हैं और आरएसएस जैसे संगठन के लिए दशकों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। आज पब्लिक इमोशन डिजिटल के खास कार्यक्रम एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ में अतिथि के रूप में उन्हीं से बातचीत की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक इमोशन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दीपा शर्मा। हमारे खास प्रोग्राम आज की बात खास मेहमान के साथ आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रांतीय संगठक मंत्री सुरेंद्र प्रकाश भटनागर जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में सर। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आप शैक्षिक महासंघ के प्रांतीय संगठक मंत्री के पद का दायित्व निभा रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस संगठन की स्थापना कब हुई और वर्तमान में यह किस प्रकार से कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की स्थापना 1988 में हुई और इससे पहले भी संगठन चलते थे, लेकिन बाकी संगठनों का था केवल अधिकारों की मांग करते थे। तो हमारे संगठन ने कर्तव्यों की बात लेते हुए और ये 1988 में स्थापना की और 3 संवर्गों में हमारा संगठन बटा हुआ है। उच्च संवर्ग जो डिग्री कॉलेज महाविद्यालय को देखता है, माध्यमिक संवर्ग जो इंटर कॉलेज है और प्राथमिक संवर्ग जो 1 से 8 तक की शिक्षा बेसिक की है। 3 संवर्गों में हमारा संगठन बटा हुआ है और इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय मेधावी जी। अच्छा सर। और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वर्ष में 3 कार्यक्रम ऐसे करता है, राष्ट्रीय कार्यक्रम। जो एक तो उसमें कर्तव्य बोध दिवस का कार्यक्रम होता है जो 12 जनवरी विवेकानंद जयंती से और 23 जनवरी सुभाष जयंती के मध्य सब विद्यालयों में किसी भी दिन मनाते हैं इस कार्यक्रम को। और ये कर्तव्य का बोध कराते हैं, शिक्षक को भी और विद्यार्थी को भी कर्तव्य बोध कराने का एक कार्यक्रम हमारा है। तो इस प्रकार से अनेक कार्यक्रम वर्ष में 2-3 कार्यक्रम हैं हमारे जो होते रहते हैं। और ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की विशेषता है कि बाकी संगठन केवल ये कहते हैं कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। हमारा ये नारा नहीं है। हम जो समस्याएं होती हैं वो टेबल पर बैठकर करते हैं और हमारा कहना है कि काम करें, देश के हित में काम करेंगे पूरा और काम का लेंगे दाम पूरा। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे ये शैक्षिक महासंघ है आपका, तो इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं? लक्ष्य यही है कि राष्ट्र के हित में काम करना, विद्यार्थियों में और शिक्षकों में एक कर्तव्य की भावना जागृत करना। जो कर्तव्य है हमारे, आज धीरे धीरे हम देख रहे हैं शिक्षकों के अंदर भी कुछ वो आई हैं, विकृतियां आई हैं। तो हमारा संघ जो है वो शिक्षकों में कर्तव्य का बोध कराता है, संस्कारों का बोध कराता है और इसी प्रकार के संस्कार जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो विद्यालयों में जाकर के शिक्षकों को समझाते हैं। जो मीटिंग होती है हमारी उसमें भी इसी प्रकार के कार्यक्रम राष्ट्र हित के और विद्यार्थी हित के, शिक्षक हित के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जो समस्याएं होती हैं शिक्षकों की, उन समस्याओं का भी समाधान करने के लिए हम प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी वार्ता प्रशासन, शासन के अधिकारियों से और सरकार से होती रहती है। जी सर, जैसे आप 42 वर्षों से सर इस वित्तविहीन विद्यालय के लिए कार्य कर रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, तो जो वित्तविहीन शिक्षक हैं उनकी समस्याओं को लेकर आपका संगठन क्या कार्य कर रहा है, क्या उसकी योजनाएं यहाँ पर
आगे चलकर? वित्त विहीन शिक्षण जो वो है शिक्षक संगठन है हमारा, ये विद्यालय है, माध्यमिक शिक्षा में 75% इनकी भागीदारी है, लेकिन ये एक जो मजदूर है उससे भी कम वेतन पर काम करते हैं। सरकार से हम जब भी हमारी वार्ता होती है यही कहते हैं, ये माध्यमिक शिक्षा में जो अपनी भागीदारी है वित्त विहीन शिक्षकों की, इनको सरकार कुछ ना कुछ मानदेय दे ताकि इनका भी परिवार का जीवन सही प्रकार चल सके। अनेक शिक्षक हमारे इस पूरा जीवन अपना इन्हीं विद्यालयों में करके रिटायर हो गए, अवकाश प्राप्त कर लिया और अपना जीवन पता नहीं किस प्रकार से वो बसर कर रहे हैं। तो हमारे तो सरकार से कई इस प्रकार के आंदोलन भी हमारे हुए वित्त विहीन शिक्षकों के लिए। 8-8 घंटे हमने विधानसभा के सामने मार्ग जाम किया। 10 फरवरी 2010 को 12 फरवरी 2010 को हमारे पर लाठीचार्ज हुआ और बहुत बड़ी संख्या में हम वहाँ इकट्ठे थे। तो अपनी अनेक समस्याओं को लेकर हमें हर प्रकार के वार्ता करनी, धरना प्रदर्शन करना, लेकिन अभी तक कुछ सकारात्मक हमें सफलता नहीं मिली। कोई इसको मानदेय अभी तक सरकार ने निश्चित नहीं किया। हम बराबर प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इन वित्त विहीन विद्यालयों के लिए कुछ ना कुछ मानदेय दे ताकि ये अपना ठीक प्रकार से परिवार का पालन पोषण कर सके। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि जैसे वित्त विहीन शिक्षकों को लेकर जो सरकार की वर्तमान दृष्टिकोण है वो सही नहीं है? कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में सर आप? सरकार का दृष्टिकोण तो हाँ, इनको सरकार को जरूर कुछ ना कुछ देना चाहिए और वो इस बारे में भी कुछ विचार नहीं कर रही, ऐसा लगता है, क्योंकि जितनी बार भी हमारी वार्ता हुई है कोई सकारात्मक जवाब सरकार की ओर से हमें नहीं मिला है। अच्छा सर, इसमें ये भी तो कह सकते हैं कि जैसे वित्त विहीन विद्यालय कह लीजिए या कॉलेज कह लीजिए, उसमें अगर सरकार को या जिस व्यक्ति विशेष का कॉलेज है वो अगर दोषी है तो कहीं ना कहीं शिक्षक भी तो है, क्योंकि आज के समय में एजुकेशन सब प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी इसका कारण बनती है कि कम सैलरी या वेतन पर व्यक्ति कार्य करने को तैयार हो जाते हैं, तो इसमें व्यक्ति भी कहीं ना कहीं दोषी है। नहीं, व्यक्ति तो चूंकि अब शिक्षित है, बेरोजगार है, तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही वो। जी सर। तो इसलिए उसको तो मजबूरी है, मजबूरी में वो आता और पढ़ाता है। और प्रबंधक का कहना यह है कि हम अधिक इससे अधिक दे नहीं सकते क्योंकि हमारी आय जो है वो अधिक नहीं है। अच्छा सर, जैसे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आपका संगठन क्या कार्य कर रहा है? हाँ, पुरानी बहाली को लेकर तो प्रारंभ से ही हमारे संगठन ने प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों से वार्ता करना, मंत्री से वार्ता करना ये बराबर चल रही है और हमारा जब भी कभी कोई धरना प्रदर्शन होता है उसमें हमारा संगठन भी सहभागिता करता है और जिला स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी सहभागिता करता है और बराबर मांगे, क्योंकि पुरानी पेंशन ऐसी है, ये तो हमारे जो रिटायर्ड अध्यापक हैं उनके लिए बहुत बड़ा सहारा है। जी सर। अच्छा सर, जैसे यूपी सरकार है इसने बेसिक स्कूलों को मर्ज कर दिया, हालांकि कोर्ट में अभी भी एक केस हुआ है, पड़ा हुआ है, तो हम इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो व्यवस्था है आप इसको सही मानते हैं या किस तरह से देखते हैं सर? इसमें 2 कैटेगरी है। एक तो ये था कि कुछ विद्यालय बिल्कुल एक ही गांव में 3-3 विद्यालय थे और उनमें छात्रों की संख्या एक विद्यालय में 10 थी, किसी में 9 थी, तो उन विद्यालयों को कर देना चाहिए था। लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे हुए हैं इसमें जो 1.5-2 किलोमीटर दूर थे, छोटे बच्चे उन विद्यालयों में जा नहीं सकते, इसलिए वो उन्होंने रोका। सरकार ने भी रोक दिया, अब तो बंद हो गया, अब नहीं हो रहा, अभी मर्जर बाद में होगा जब कुछ फैसला आ जाएगा। जी सर। अच्छा सर, जैसे माध्यमिक कॉलेजों के शिक्षकों की समस्याएं हैं, तो वो कौन सी समस्याएं प्रमुख है और उनको निराकरण करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? प्रमुख समस्या तो माध्यमिक की या बेसिक की दोनों की एक ही है, पुरानी पेंशन की बहाली, ये प्रमुख समस्या है। और इसके अलावा जैसे बेसिक विभाग है हमारा, बेसिक विभाग में स्थानांतरण की समस्याएं होती हैं। कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो 10-10 साल हो गए दूसरे जिलों में रखे हुए हैं, दूसरे जिलों में कार्य कर रहे हैं, तो उनको उनके बारे में सरकार से वार्ता होती रहती है और उनकी समस्याओं का समाधान के लिए संगठन कार्य करता है। अच्छा सर, जैसे शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में पिछले काफी समय से नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, तो इस दिशा में आपका संगठन क्या कार्य कर रहा है? संगठन तो यही है कि वो वार्ता ही कर सकता है, शासन से प्रशासन से वार्ता करता है। और दूसरा ये क्योंकि अभी नया आयोग बना है, अब जो आयोग बना तो ऐसा आयोग हो गया ना जो प्राथमिक से लेकर डिग्री तक के सभी एक ही आयोग बना है, तो वो आयोग बना है, उसने कुछ निकाली है, वैकेंसी वगैरह निकल रही है, माध्यमिक में निकली है, राजकीय में निकली है कुछ निकली। अच्छा सर, आगामी 1 सितंबर को प्रोग्राम होगा हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान, तो सर इसके बारे में आप क्या रहेगा, क्या विशेष है इसमें, क्या सब चीजें वो आप बताना चाहेंगे कुछ सर? है हमारे शैक्षिक महासंघ ने अखिल भारतीय स्तर पर ये संकल्प लिया कि 1 सितंबर को एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जो शिक्षक विद्यार्थियों के लिए भी एक प्रेरणादायक हो। तो इसके लिए कुछ 5 बिंदु तय किए थे कि ये 1 सितंबर को और पूरे देश के अंदर ये लक्ष्य रखा है कि 5 लाख विद्यालयों में यह कार्यक्रम होगा, एक ही दिन एक समय पर, वंदना के समय पर होगा, 5 लाख विद्यालय,
उत्तर प्रदेश में लक्ष्य रखा है 1 लाख विद्यालय, लेकिन मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में संख्या हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं अभी तक 3-4 दिन है, उसमें ये काफी ठीक रेस्पॉन्स मिल रहा है इसका। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्या वर्तमान सरकार शैक्षिक संगठनों की मांगों को लेकर गंभीर दिखती है? आपके द्वारा उठाए गए जो कदम थे, उसको लेकर जो कार्य किए गए हैं, क्या वो आपकी मांगे पूरी हुई हैं? हाँ, कुछ आगे जैसे ऐसा था कि कुछ विज्ञापन 2005 से पहले हुए थे और उनको उनको